Hello and Assalamu alaikum. A very warm good afternoon to all our listeners, especially Professor Dr. Badr Fayaz Zubairi साहब. डॉक्टर साहब सिविल हॉस्पिटल में मेडिसिन वार्ड में पिछले 20 सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर साहब जेनिक्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला. डॉक्टर साहब आज हम अपने सामीन को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस के बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर और इससे एहतियात के बारे में कुछ बताएंगे. तो डॉक्टर साहब सबसे पहले सामीन को बताएं कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं और इनसे किस तरह बचा जा सकता है. अस्सलाम वालेकुम सामीन. और देखें, ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये नाम से ही वाज़ेह है कि एक वो ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती हैं. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती हैं और इसकी वजूहात कोई मारूसी होती हैं या कोई अंदर से कोई बॉडी एजिंग प्रोसेस हो सकता है. जैसे मिसाल के तौर पे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हेरिडिटरी हो सकती हैं. ठीक है, तो ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं. आपके लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे ओबेसिटी है और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं. जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो वायरल हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हैं, चाहे वो पैरासिटिक हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आ जाती हैं. इसके अंदर कहीं ना कहीं से एक इंसान या एक जानवर से दूसरे इंसान को लग सकती हैं. इसके अंदर से इंसान ट्रांसफर वाली डिजीज भी आ जाती हैं, जानवरों से इंसान को आने वाली डिजीज भी आ जाती हैं, और इंसान से जानवरों को और जानवरों से जानवरों को, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज में आती है. इसकी मिसाल कम्युनिकेबल डिजीज की जो है वो ऐसे है जैसे कि फ्लू है, जैसे निमोनिया है, जैसे टीबी है. ठीक है, तो इस किस्म की जो भी बीमारियां हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती हैं. राइट. डॉक्टर साहब नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो थोड़ा सा हम अपने सामीन को बताना चाहेंगे कि ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस क्या होते हैं और ये किस हद तक खतरनाक साबित होते हैं. देखिए, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन असल में उन बीमारियों की, उन इन्फेक्शंस की के बारे में लिमिटेशन है जो कि इंसान को अस्पताल के अंदर दाखिले के दौरान लगती है. ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है. जैसे एक इंसान जिस वो अस्पताल में दाखिल हुआ और चूंकि अस्पताल की इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी जरासीम से लदी हुई होती है, तो दूसरे मरीजों की वजह से, तो वहाँ पे रिस्क, खास तौर पे वो मरीज जिनकी इम्यूनिटी कम हो या जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे हों, बहुत छोटे हों, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, तो उनको अंदर ये रिस्क आम लोगों से ज़्यादा होता है कि वो पड़ोस के किसी मरीज की बीमारी या कोई और ऐसी बीमारी जो कि किसी प्रोसीजर की वजह से लग जाए, जैसे मिसाल के तौर पर डायलिसिस हो रही है तो उसकी वजह से लग जाए, या आपकी एंडोस्कोपी हुई उसकी वजह से लग जाए. ठीक है, या पेशेंट को ये वेंटिलेटर पर डाला तो वेंट के अंदर इन्फेक्शन है जो कि लग जाए. और ये कुछ ऐसी इन्फेक्शन हैं जो कि ट्रीट नहीं की जा सकती, जो कि एलिमिनेट नहीं की जा सकती, उनको जीरो पे नहीं लाया जा सकता, ये हर वक्त रहेंगी. ठीक है ना, हर इन मरीजों को जो इन अस्पताल में दाखिल होते हैं उनमें ये रिस्क नोसोकोमियल इन्फेक्शन का होता ही है. और कुछ नहीं तो आईवी लाइन का जो कैनुला है वो ही इन्फेक्ट हो जाता है, वो लाइन इन्फेक्शन हो सकती है, तो ये भी एक बड़ी बात है. इसकी बहुत कॉमन मिसालें जो हैं वो निमोनिया और यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की हैं, जो कि अस्पताल में कैथेटर डालने से या ट्यूब डालने से, या लाइन इन्फेक्शन किसी किस्म की अस्पताल में मरीज सीरियस होता है तो उसको कई किस्म की लाइनें लग जाती हैं, जिसमें आर्टीरियल लाइन, वीनस लाइन, एनजी ट्यूब, कैथेटर, ठीक है ना, और सेंट्रल लाइन वगैरह वगैरह बहुत सारी लाइनें डल सकती हैं. हर एक में तो नहीं डलती, लेकिन जैसे जैसे जरूरत है वो डलती हैं. तो उनकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है. पेशेंट को वेंट पे डाला तो वेंट रिलेटेड इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन है. ठीक है ना, तो वो ये सब उनको हो सकती है. तो इस ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस को हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हैं. राइट. तो डॉक्टर साहब नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस जो कि जैसा कि आपने बताया कि अस्पताल में दाखिल होने से बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी बुनियाद पर जो है वो मरीज़ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस जिसको लग सकता है और वो इन्फेक्टेड हो सकता है.
तो डॉक्टर साहब आईसीयू लेवल पर जो आपके पास मरीज एडमिट होते हैं और नोजोकोमियल इन्फेक्शंस के साथ, जहां पर वो बहुत ज्यादा सीवियरिटी के साथ आते हैं, तो वहां पर किस तरीके से आप उनको कंट्रोल करते हैं और उसको मैनेज कर रहे होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो होती है प्रिवेंशन की, ठीक है ना। तो उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता हर अस्पतालों में। तो सब लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये इन्फेक्शन ना आ गए। इसके अंदर सबसे पहले बात होती है आईवी कैनुला की। आईवी कैनुला को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर कहलाता है, ठीक है। इसके लिए आपको जिस जगह पे वेन लगानी, आईवी कैनुला लगाना है, उसकी हम अच्छी तरह डिसइंफेक्शन, पूरी सर्जिकल लेवल की डिसइंफेक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो लाइन पड़ी रहती है 2 से 3 दिन। तो वो 48 घंटे कम से कम पड़ी रहती है, तो वो उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, स्किन से कंटेमिनेशन। स्किन तो हमारी जरासीम से लदी हुई है, तो उस पर जरासीम है। जब आप कैनुला लगाते हैं, वो जरासीम आपके कैनुला के साथ अंदर चला जाता है खून में और लाइन इन्फेक्शन कर सकता है। इस तरह से हमारी कोशिश ये होती है कि हर इक्विपमेंट, जो भी चीज लगाई जाए, वो बिल्कुल स्टरलाइज और पूरे प्रोटोकॉल के साथ लगाई जाए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है इन्फेक्शंस का, क्योंकि आप कितना भी स्टरलाइज करके लगाएं उस वक्त नहीं होगी, लेकिन बाद में स्किन से उस सुराख से जहां से लाइन अंदर गई है, वहां से इन्फेक्शन अंदर ट्रिकल हो सकती है, अंदर घुस सकती है। ये हाल कैथेटर का है। कैथेटर को बिल्कुल नो टच टेक्निक अब लगाया जाता है, जिसके अंदर इंसानी हाथ जो है कैथेटर को नहीं लगता, क्योंकि वो पेशाब की नाली के अंदर जा रहा होता है, जो कि बहुत सेंसिटिव इलाका है। तो वहां से फिर वो इन्फेक्शन बाहर से, यानी इंसान के जिस्म से उस लाइन के साथ अंदर चली जाती है। तो जो कि नेचुरली खुदा ने उसकी प्रिवेंशन रखी हुई है, लेकिन जब कैथेटर डल जाता है तो वो प्रिवेंशन, खुदा का नेचुरल बैरियर जो है, हम ब्रेक कर देते हैं, वो तोड़ देते हैं, और उससे फिर इन्फेक्शन अंदर जाने की। इसी तरह दूसरी ये चीज़ें हैं कि स्टरलाइज माहौल रखा जाता है, हाथ सैनिटाइजेशन, और हर चीज़ को पूरी तरह स्क्रब करके फिर लगाई जाती हैं। जैसे डायलिसिस की लाइनें हैं, जिनके डायलिसिस की मशीन के अंदर कुछ हिस्से हैं जो कि रिप्लेस नहीं हो सकते, तो उसके अंदर इन्फेक्शन रहती जाती है। तो इस वजह से बाद औकात अस्पतालों में कुछ इन्फेक्शन जो हैं, वो मशीनें वो सेपरेट कर देते हैं। जैसे हेपेटाइटिस के मरीजों वाली डायलिसिस मशीनें अलग कर देते हैं, क्योंकि वहां से वायरस निकाला नहीं जा सकता। वो के डायलिसिस के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्पोजेबल होती हैं, जो कि उनके अंदर ट्यूबिंग सब डिस्पोजेबल होती है, हर मरीज में नहीं लगती है, लेकिन मशीन तो वही है। मशीन के अंदर से खून घूम के आता है, तो उसकी वजह से ये तब्दीली आती है। इसी तरह वेट पे जब डाला जाता है, तो हर मरीज को नई ट्यूब, नई चीजें सब डाली जाती है, लेकिन पीछे मशीन है जो कि पंप कर रही है हवा, वो तो वही है, ठीक है। तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन जाती है, और वहां से इन्फेक्शन टोटली एलिमिनेट होने का रिस्क कम होता है, चांस कम होता है। तो वहां से भी फिर यानी कि इन्फेक्शन जो हैं वो इंसान के लंग्स में, फेफड़ों में नमोनिया वगैरह बन सकती हैं, पेशाब की लाइनों से इन्फेक्शन आ सकती हैं। और इस किस्म के जो अस्पताल की इन्फेक्शन हैं, वो दूसरी इन्फेक्शनों से थोड़ी फर्क होती है। दूसरी जो कम्युनिटी से इंसान, यानी कि आम घर से या आबोहवा से या महल्ले से या बाजार से जो इन्फेक्शन उठाता है, वो नॉर्मल लोगों से या कम बीमार लोगों से उठाता है। लेकिन अस्पताल में ये जरासीम मुख्तलिफ मरीजों से आके और उनकी एंटीबायोटिक्स को एक्सपोजर हो के वो सख्त जान हो जाते हैं, और जिसको हम रेजिस्टेंट कहते हैं, कि उनके ऊपर आम किस्म की एंटीबायोटिक्स और दवाएं फिर असर नहीं करती हैं, और उनके लिए हमारे पास दवाओं की तादाद बहुत महदूद हो जाती है, और वो बड़ी मुश्किल से भी ट्रीट होती है। तो अमूमन नोसोकोमियल इन्फेक्शन वो लो रेट पे हों, लो स्टेज पे हों, यानी ज़्यादा सीवियर ना हो, लेकिन डिफिकल्ट टू ट्रीट होती है। और अगर यानी हायर स्टेज हो, सीवियर हो, तो फिर तो बहुत ही जानलेवा साबित हो सकती है। राइट। डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में जिगर की बीमारियां बहुत आम हैं, तो थोड़ा सा हम अपने सामीन को बताना चाहेंगे कि जिगर की बीमारियों की कितनी अक़साम हैं और इनसे किस तरह बचा जा सकता है और क्या एहतियाती तदाबीर हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जिगर की बीमारियों की बहुत सारी अक़साम हैं। उसके अंदर इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस के अंदर वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अमूमन लिवर में, जैसे आम मिसाल दूं, लिवर एब्सेस है, लिवर पे पस पड़ जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, में पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकती है। और वायरल के अंदर हेपेटाइटिस जो है मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा जिगर की बीमारियां बहुत सी दूसरी बीमारियों से रिलेटेड भी हैं, जो कि नॉन कम्युनिकेबल हैं, जिसके अंदर डायबिटीज की वजह से, दिल के अमराज की वजह से जिगर पे बोझ पड़ता है, और दिल की कार्डियक जो है लिवर डिजीज है, सेकेंडरी टू कार्डियक डिजीज, हार्ट फेलियर की वजह से, ठीक है ना।
और इसके अलावा जो जिगर की बीमारियां जिनके अंदर इंसान की अपनी यानी आदतों की वजह से, जिसके अंदर शराब पीने की वजह से, ठीक है, और ड्रग्स की वजह से, और ओबेसिटी और मोटापे की वजह से, और कुछ जिगर की बीमारियां ऐसी हैं जो कि मौरूसी हैं, जिसके अंदर विल्सन डिजीज हैं, जो कि पैदाइशी तौर पे जेनेटिक सपोर्ट होते हैं, और उनसे वो मरीज तक उनको हो सकती है। तो जिगर की बीमारियों की क्लासिफिकेशन बहुत बड़ी और वाइड है, मैंने मुख्तसरन उसका अहाता किया है आपके लिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो आम तौर पर जिगर की बीमारियां समझी जाती हैं वो हेपेटाइटिस ही समझी जाती है कि बस यही एक बीमारी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिसनर्स को, सामीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, इसके अंदर मैसेज के अंदर आज की टॉक के लिहाज से जो बातें हुई हैं उनके लिहाज से जो है अच्छी और सेहतमंद लाइफस्टाइल बनाएं, ठीक है। नशावर अद्वियात से दूर रहें और अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को फिट रखें। तो ये तो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की प्रिवेंशन की होगी। अच्छी खुराक खाएं, ताज़ा खुराक खाएं, ठीक है ना, और ओवरवेट होने से बचें, ठीक है। अगर खुदा ना खासा थोड़ा सा ओवरवेट हो गए हैं तो एक्सरसाइज पे तवज्जो ज़्यादा दें। कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से ये बातें जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड हैं, उससे ये है कि आप अपने आप को साफ सुथरे माहौल में रहें, खाने पीने में एहतियात करें, जहाँ पे आप देखते हैं कि इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा है उन जगहों से परहेज़ करें। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड के अंदर तो सारी जिम्मेवारी अस्पताल के अमले पे आ जाती है कि वो कोशिश करे कि हॉस्पिटल की अच्छी जो प्रोटोकॉल है, गुड प्रैक्टिसिंग जो गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करे अस्पताल, जो कि स्टैंडर्ड हैं और अमूमन सब अस्पताल कर भी रहे होते हैं। तो लेकिन फिर भी उसके अंदर जितना कर सके उसका रिस्क कम से कम रखा जाए। आईवी लाइन और कैनुला जो है वो 2 दिन से ज़्यादा ना रखा जाए, हर 2 दिन के बाद चेंज हो, दूसरी जगह पे दूसरी साइट पे लगे। और कैथेटर्स जो हैं वो 7 दिन से ज़्यादा ना रखे जाएं, वरना उसके अंदर इन्फेक्शन का होने का। और दूसरी लाइनें अपने वक्त पे जो कि मुकर्रर वक्त दिया गया है उसके ऊपर, हर लाइन का अलग मुकर्रर वक्त है, उस लाइन को तब्दील होनी चाहिए। और इस वक्त इस तब्दीली के अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। मरीज बार औकात कहते नहीं चल रहा है, ठीक है, ठीक है। जैसे कैनुला जो है वो महंगा है, तो ये तो सबसे सस्ता चीज आइटम तो लाइनों में कैनुला ही है, लेकिन वो भी मरीजों को महंगा लगता है। वो 2 दिन के अंदर तब्दील करने पर तैयार नहीं होते, नाराज होते हैं कि अस्पताल वाले खाम हमें खर्चा करा रहे हैं। इसी तरह दूसरी लाइनें महंगी हैं, जो कि सेंट्रल लाइन्स हैं, ये हैं, वो महंगी हैं, उनके डालने के प्रोसीजर भी महंगे हैं। वो भी अपने टाइम के ऊपर चेंज होने चाहिए। जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर सख्ती से तवज्जो देनी चाहिए। और इस तरह के अमले के ऊपर करके हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन से का रिस्क कम कर सकते हैं। एलिमिनेट करना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज हमारे सामीन के लिए बहुत मुफीद बातें बताई, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा